अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है इसमें हमने सबसे पहले तो देखना है कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद ये जो गुलबर्ग और वेग हैं इनका इंट्रोडक्शन देने के बाद हम एक्सप्रेशन की तरफ मूव करेंगे, डिराइव करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने डिस्कस करना है लॉ ऑफ मास एक्शन को, तो स्टार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है इसको प्रपोज किसने किया, यानी किसने जो है ये डिलीवर किया, किसने हम तक पहुंचाया। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है किन साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट हैं। फर्स्ट हमारे हैं जी गुलबर्ग, दूसरे साइंटिस्ट जो हैं वो हैं वेग। ये दो साइंटिस्ट हैं कि जिनकी कंट्रीब्यूशन है इस लॉ को प्रपोज करने के लिए, बताने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए। और आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो इमेज नजर आ रही है, एक गुलबर्ग है और दूसरे हमारे पास वेग हैं। ये दो साइंटिस्ट हैं कि जिनकी कंट्रीब्यूशन से हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन सामने आया। ठीक है, और ये जो इनकी कंट्रीब्यूशन है, ये इन्होंने जिस ईयर में ये लॉ प्रपोज किया वो 1869 है। 1869, ठीक है, वो ईयर के जब ये लॉ फर्स्ट टाइम जो है वो प्रपोज किया गया, हम तक पहुंचाया गया, हमारे तक लाया गया। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन का बताना बहुत जरूरी है कि लॉ ऑफ मास एक्शन किस तरह से डिफाइन होता है। डेफिनेशन पे गौर करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली इसका एक्सप्रेशन किस तरीके से हमने डिराइव करना है। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा, डेफिनेशन देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction of any rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses of reacting substances। ठीक है, अब इसमें दो तीन बातें हैं समझने को। पहले तो हम वर्ड्स को, जो मुश्किल वर्ड्स हैं, जरा उनको जरा थोड़ा डिफाइन कर लें, इनको समझ लें, फिर डेफिनेशन पे एज अ होल आएंगे और उसकी एग्जांपल भी लेंगे। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है रेट ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहला वर्ड हमारा ये रेट ऑफ फ्रिक्शन है। इसका क्या मतलब होता है? रेट ऑफ फ्रिक्शन का क्या मतलब है, जरा ये देख लेते हैं। देखो, हम ये बात जानते हैं कि अगर हमें कोई एक प्रोडक्ट बनाना हो, कोई एक चीज बनानी हो, ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज मैं कहता हूं यार चाय बनानी है हमने, ठीक है, तो अगर आपने चाय बनानी हो तो जाहिर सी बात है इसके इंग्रेडिएंट्स को आप मिलाते हैं ना, ऐसे ही है, और टेम्परेचर देते हैं इसको। ठीक है, तो जो चाय बनाने के लिए टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर है, ये उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टी हो सकता है। इसे हम कह सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टी, यानी कि द टाइम टेकन बाय द इंग्रेडिएंट्स टू कन्वर्ट इनटू द टी, फाइनल प्रोडक्ट, इसको हम रेट ऑफ फॉर्मेशन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? सिंपल ये है, हम ये जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन हमें करवाना हो तो उसके लिए पहले हम रिएक्टेंट्स लेते हैं और रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं और उनसे फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट्स का कंज्यूम होना है और अपना को कन्वर्ट करना है टू फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, तो जो टाइम लिया है रिएक्टेंट्स ने अपने आप को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, इसे हम रेट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट्स टू रिएक्ट टुगेदर टू कन्वर्ट इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, दिस टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ फ्रिक्शन। इस टाइम को हम रेट ऑफ फ्रिक्शन का नाम देते हैं। सो होपफुली आपने ये पॉइंट अंडरस्टैंड किया कि टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट टू रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट भी है और वो पॉइंट क्या है? वो है प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट। यहां एक वर्ड हम लिखना चाह रहे थे, खैर इसको मैं बाद में इंक्लूड करूंगा। प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब क्या होता है? ये एक्टिव मैसेज का क्या मतलब है, जरा इसको भी देख लें। अगर आप बात करते हैं एक्टिव मैसेज की, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? एक्टिव मैसेज का मतलब क्या है? देखिए मैं आपको बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीकर है
अब इस बीकर के अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूं, रिएक्शन करवाना चाह रहा हूं, ठीक है, क्या करना चाह रहा हूं, रिएक्शन करवाना चाह रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम सिंपल ये कर लेते हैं कि भी मेरे पास इसके अंदर लेट्स सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl मौजूद है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है उसका एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है ना आप लोगों को कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरी बेस है, ठीक है, उससे उसका मैंने क्या किया, वाटर के अंदर एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया और उसको मैंने क्या किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक्वस सॉल्यूशन है इसमें डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से और इससे क्या बनेगा, NaCl और साथ में वाटर बनेगा। ये रिएक्शन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि होगा इनसाइड दिस बीकर, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि जब हम रिएक्टेंट्स को मिला देते हैं तो फौरन से सारे के सारे रिएक्टेंट्स कंज्यूम नहीं हो जाते, ठीक है। वो रिएक्टेंट, इन रिएक्टेंट्स के अंदर वो मॉलिक्यूल्स, वो पार्टिकल्स, वो इंडिविजुअल्स, ठीक है, कि जिनके पास कम से कम एनर्जी होती है कि वो आपस में रिएक्ट करने के बाद अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, ठीक है, सिर्फ वो ही रिएक्ट करते हैं, सारे के सारे कम से रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि HCl मैंने लिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसके ऊपर डाल रहा हूं, ठीक है, इन दोनों के रिएक्शन से हमारे पास सोडियम क्लोराइड और वाटर नहीं बनना है, ठीक है। अब ये नहीं है कि भी फौरन से डाला सारा की सारा ही सॉल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट हो गया, ऐसा होता है कि वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, इनमें से इनके वो मॉलिक्यूल्स के जिनके पास वो कम से कम एनर्जी होगी कि जिनके तहत ये आपस में रिएक्ट करें, ठीक है, वो सिर्फ रिएक्ट करेंगे। तो वो मॉलिक्यूल्स किसी एक रिएक्टेंट्स के, ठीक है, कि जिनके पास वो कम से कम एनर्जी हो कि वो रिएक्ट कर सके, इसे हम एक्टिव मैस कहते हैं। एक्टिव मैस का मतलब सिंपली देख लीजिएगा, एक्टिव मैस का मतलब होता है कि रिएक्टेंट की वो मिकदार कि जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी रिएक्शन के अंदर, यानी कि वो रिएक्ट करेगी और अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी, इनकी कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब जरा मैं डेफिनेशन को एज अ होल समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक आप कह लें कि सपोज रिएक्शन दिया हुआ है ए और बी को कंसीडर करते हुए कि भी हमारे पास ए है और ये रिएक्ट कर रहा है विद बी, ठीक है। तो इसके तहत हमारे पास बन रहा है भी क्या, सी प्रोडक्ट, ठीक हो गया, सी प्रोडक्ट बन रहा है और साथ में हमारे पास बन रहा है डी प्रोडक्ट, ठीक है। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें कि रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते हुए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और प्रोडक्ट वापस डिकम्पोज होने के बाद अपने आप को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और रिवर्स रिएक्शन भी है, ठीक है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, मैं कह रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि वो हम कहते हैं कि किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मेथड्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं इनमें वो रिएक्टेंट्स यानी वो मॉलिक्यूल्स इन रिएक्टेंट्स के जिनके पास कम से कम एनर्जी है कि वो रिएक्ट कर सकें आपस में, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन। जितनी ज्यादा हमारे पास कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की और वो रिएक्टेंट के जो डायरेक्टली रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, उतना ही स्पीड ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। जितना हमारे पास जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के जिनके पास एनर्जी थी वो कम होगी, उतना ही स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास कम होगा, ठीक है। तो अगर आगे चलें, हम आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ले जनाब, अब हमारे पास क्या है, देखिए मैं कहता हूं कि जी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ए और बी आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, और इनके मिलने से हमारे पास सी एंड डी प्रोडक्ट बन रहा है। तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारे पास जा रहा है, यानी कि आप कह लें कि ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है। अब इसमें जो रेट ऑफ फ्रिक्शन होगा या स्पीड ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो इन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हमेशा याद रखिएगा कि कंसंट्रेशन आप कैसे राइट करते हैं, आप कंसंट्रेशन को राइट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है ये आप कह लें कि सिंबल है इस बात को शो करने के लिए कि आप इस वक्त बात कर रहे हो कंसंट्रेशन की, ठीक है। तो आप जो है कहते हो कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। यही एग्जैक्ट आप डेफिनेशन भी राइट कर रहे हैं, ठीक है, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट। वो रिएक्टिव मैसेज का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, ठीक हो गया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप खत्म करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा रखिएगा कि जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं तो उसकी जगह इक्वलिटी आती है और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आती है। सो यू विल गेट आर, यानी अगर आप लेट्स सपोज कहते हैं कि जी आपने रेट ऑफ फ्रिक्शन को लिखना है, मेंशन करना है, तो आप किस तरीके से राइट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम आर रेट ऑफ फ्रिक्शन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और चूंकि फॉरवर्ड एक्शन की बात करें तो आर एफ लिखेंगे, ठीक है। दैट विल बी इक्वल्स टू के एफ। के एफ का मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं
तो इसकी जगह पर आपके पास इक्वलिटी आता है और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है। तो ये इक्वलिटी और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, क्योंकि डायरेक्शन फॉरवर्ड था तो फॉरवर्ड के लिए हमने इक्वेशन राइट की हुई है, तो KF उसका कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, सो RF इक्वल्स टू KF इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B आ जाएगा। सिंपल है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सेम इस तरीके से आप देखें कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिएक्शन रिवर्स बैक भी हो रहा है। रिवर्स आते हुए C और D आपस में केमिकल रिएक्ट करने के बाद A और B मिला रहे हैं। ठीक है, तो रिवर्स सेक्शन का अगर आप रेट ऑफ फ्रिक्शन लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे कि जो R होगा यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसकी जो स्पीड है या रेट ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C और D के। C और D के, यानी कि C और D मतलब कि जो हमारे पास रिवर्स सेक्शन के अंदर C और D एज अ बिहेव कर रहे हैं रिएक्टेंट, तो उनकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिवर्स सेक्शन का रेट या स्पीड। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी यानी इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप खत्म करेंगे तो क्या आएगा? R दैट विल बी इक्वल्स टू KR इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D आ जाएगा। ठीक हो गया। अब याद करें कि पिछले जो लेक्चर्स थे, ठीक है, उसमें आपने एक टर्म पढ़ी थी इक्विलिब्रियम, और आपने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन हो, फॉर रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन हम जानते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है, एक कह रहे हैं कि स्टेज ऐसी आती है रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन के अंदर कि जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन रेट ऑफ रिवर्स एक्शन के इक्वल हो जाता है। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन रेट ऑफ रिवर्स एक्शन की क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो फिर हमारे पास क्या होगा कि जब इक्विलिब्रियम गेन हो जाएगी इनसाइड दिस सेक्शन, तो हम कहेंगे कि RF नाउ विल बिकम्स इक्वल टू RR। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, तो दोनों के दोनों रेट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर ये दोनों इक्वल है, मींस के फिर हमें इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को भी इक्वल कर देना चाहिए। तो क्या होगा हमारे पास कि KF इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B दैट विल बी इक्वल्स टू KR इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी जब हमारे पास क्या होगा? इक्विलिब्रियम डेवलप होगा और RF R के एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इस पे गौर करें तो इनमें कंसंट्रेशन जो है ये एक तरफ आप कर लें, और जो आपके पास आप कह रहे हैं कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनको आप एक तरफ कर लें। ठीक है, कंसंट्रेशन को एक तरफ कर लें और कांस्टेंट्स को एक तरफ कर लें। सो KF divided by KR, now it will becomes equal to concentration of C into concentration of D over concentration of A into concentration of B। ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। ठीक हो गया। अब देखिए ये दो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जब आप दो कांस्टेंट्स को डिवाइड करते हैं तो आप एक और कांस्टेंट जनरेट कर रहे हैं। जस्ट लाइक अगर आपके पास जो है 6 है, आप जानते हैं कि 6 एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 को 2 से डिवाइड करने के बाद एक कांस्टेंट नंबर 3 आपके पास आ जाता है। तो ये KF और KR आप जानते हैं कि ये दो कांस्टेंट नंबर्स हैं। आप इन दोनों की डिवीजन करेंगे तो इससे एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लिखते हैं KC। ठीक है, क्या लिखते हैं भी? इसको हम KC लिखते हैं, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या कहते हैं इसको? हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो KC किसके इक्वल हुआ? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, सो ये है लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसके तहत हमने फाइनली KC की जो है वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है, KC की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो डिराइव की है। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि हमने बेसिकली क्या किया है। इक्विलिब्रियम के हवाले से हमने बात कर ली थी, तो इक्विलिब्रियम के हवाले से हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं, और वो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, सो होपफुली पॉइंट समझ आ चुका होगा। कोई पॉइंट आपको लगता है कि मिस हुआ या कोई प्रॉब्लम कर रहा है, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन का आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।